चलिए प्लीज स्टार्ट करते हैं। वी आर लाइव नाउ। देखिए, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निजेंस, और हमने कुछ फैमिली मैटर्स वाले कॉग्निजेंस भी समझे कि कहाँ पर कॉग्निजेंस होगा या नहीं होगा। कॉग्निजेंस ऑफ हमने उसकी बात करी। ठीक है, हमारा सेक्शन 219 कवर हो गया था। ठीक है ना, 219 हो चुका था। वी वुड स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 220। 219 में एक डायग्राम बनाया था मैंने लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने फादर्स फादर्स फादर फादर्स मदर मदर्स फादर मदर्स मदर, उसके बाद में दो, इसके बाद में दो कुछ लाइन्स हो रहे हैं वो भी लिखिए। उसके बाद में थोड़ा सा और लिखिए। 219 के अंदर थोड़ा सा और बाकी है अभी, बैरेक अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बाकी है, उसमें लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। लिखिए, वेर एवर मैटर इज ऑफ, वेर एवर मैटर इज ऑफ, जहाँ कहीं भी मामला, वेर एवर मैटर इज ऑफ, जहाँ कहीं भी मामला, सेक्शन धारा 84 संबंधित है, धारा 84 संबंधित है। वेर एवर मैटर इज ऑफ related to section 84, related to section 84, related to section 84, then by such person who cares her, then by such person who cares her, then by such person who cares her, तो उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो व्यक्ति जो व्यक्ति जो व्यक्ति उस महिला का, जो व्यक्ति उस महिला का ध्यान रखता है, जो व्यक्ति उस महिला का ध्यान रखता है, केयर्स केयर्स सच पर्सन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अरे जो भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, सेक्शन 84 कौन, सेक्शन 84 जो है अपना अपने सेक्शन 84 जो बीएनएस का पढ़ा हुआ है, ये टेक्निकली सेक्शन 498 था आईपीसी में। ये सेक्शन बेसिकली क्या, किस बारे में बात करता था? ये सेक्शन बात करता था किसी और की वाइफ को जो आप रख लेते हो, जिसके पास वो और उसको रखा गया है, जो भी उसका केयर करता है, वो भी उसके बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है, या जिसके पास उसको रखा गया था। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Wherever matter is of section 64 ऑफ बीएनएस, जहां कहीं भी मामला धारा 64 बीएनएस से संबंधित है, धारा 64 बीएनएस से संबंधित है, धारा 64 बीएनएस से संबंधित है, and there is sexual intercourse by a man with his own wife, and there is sexual intercourse by a man with his own wife, तो किसी ऐसे पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ, तो ऐसे पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ मैथुन करता है, तो उस दशा में 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर कोई संज्ञान नहीं होगा। तो उस दशा में 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर कोई संज्ञान नहीं होगा। वेर एवर मैटर इज ऑफ सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस, एंड देयर इज sexual intercourse by a man with his own wife, and the wife being under 18 year of age, and the wife being under the 18 year of age, under the 18 year of age, no cognizance shall be taken if 1 year has lapsed, from the date of commission of offense, from the date of commission of offense. देखिए, देयर वाज अ केस, मैंने आपको लिखवाया था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहले ऐसा था कि 16 ईयर तक हम मैरिटल रेप मानते थे, मतलब अगर कोई वाइफ भी है और वो इफ शी इज लेस देन 16 ईयर, तो इसको फिर इंडिपेंडेंट कोर्ट ने बोला कि प्लीज वाइफ के मामले में भी एज को 18 ईयर ही किया जाए। और फिर जब ये नया बीएनएस बना तो उसमें भी फिर उसको 18 ईयर ही किया गया। तो मैरिटल रेप होता है अगर जिससे शादी हुई जो वाइफ जो है वो 18 से कम है, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त ये है कि वो महिला ही कंप्लेन या परिवार या कंप्लेन लेके आएगी।
अगेंस्ट हर हस्बैंड, वो भी कब आएगी सर, सिर्फ 1 ईयर के अंदर। जैसे 17.5 साल की थी जब उसके साथ में रेप हुआ था, नाउ शी हैज क्रॉस्ड 18 ईयर ऑफ एज, तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी तब आएगी विद इन 1 ईयर, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस। बात समझ में आई आपको? तो ये 1 ईयर ध्यान रखिएगा इसका प्लीज, ठीक है ना। और अगर 1 साल से ज्यादा हो जाएगा तो फिर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, न्यायालय फिर उस पर संज्ञान नहीं लेगा, देन नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन ऑन दैट रिकॉर्ड, दैट थिंग, ठीक है। आगे लिखिए प्लीज, आगे लिखेंगे सेक्शन 220, सेक्शन 220 लिखेंगे। wherever matter is of section 85, wherever matter is of section 85, जहां कहीं भी मामला धारा 85 से जुड़ा हुआ है। धारा 85 क्या है? सेक्शन 85 सर वो कल अपन पढ़ रहे थे क्रूएल्टी, 85 86 में पढ़ा है अपन ने कि क्रूएल्टी को डिफाइन कहाँ किया, 86 में किया है, अपन ने कल ही पढ़ा है, कल वाली क्लास में। wherever matter is of, क्या लिखा है मैंने, सेक्शन 85, जहां कहीं भी मामला धारा 85 बीएनए से संबंधित है, धारा 85 बीएनए से संबंधित है, then it can be instituted upon, then it can be instituted upon, then it can be instituted upon, then it can be instituted upon पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेन, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेन। तो ऐसे मामले के अधीन अभियोजन, तो ऐसे मामले के अधीन अभियोजन अभियोजन पुलिस रिपोर्ट या परिवाद के माध्यम से किया जा सकेगा, पुलिस रिपोर्ट या परिवाद के माध्यम से किया जा सकेगा। An aggrieved person can file complaint in that regard. An aggrieved person can file complaint in that regard. तथा ऐसा परिवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा, व्यथित व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, फॉलोइंग पर्सन कैन डू विद द कोर्ट्स परमिशन, फॉलोइंग पर्सन कैन डू विद द कोर्ट्स परमिशन। अगर लिखिए, निम्नलिखित व्यक्ति न्यायालय की अनुज्ञा से परिवाद संस्थित कर सकते हैं, निम्नलिखित व्यक्ति न्यायालय की अनुज्ञा से परिवाद संस्थित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर ए फादर, पॉइंट नंबर बी मदर, माता, पॉइंट नंबर ए माता, पॉइंट नंबर बी पिता, पॉइंट नंबर सी ब्रदर, पॉइंट नंबर डी सिस्टर, सी में निकलना भाई बहन। और आगे भी दिया हुआ है कि उसमें फादर्स और मदर्स ब्रदर सिस्टर, फादर्स और मदर्स ब्रदर सिस्टर, फादर्स और मदर्स ब्रदर सिस्टर, पिता या माता के भाई बहन द्वारा भी, पिता या माता के भाई बहन द्वारा भी, पिता या माता के भाई बहन द्वारा भी, जैसे बुआ जी ने भी कर दिया और चाचा जी भी कर सकते हैं, ठीक है ना सर। वो अलग है, उसमें यह है फिर कि रक्त विवाह दत्तक से संबंधित, रक्त विवाह दत्तक ग्रहण से संबंधित अन्य व्यक्ति द्वारा भी कोर्ट से परमिशन, सबको कोर्ट से परमिशन चाहिए। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लास्ट लाइन में एक लाइन स्टार लगा के लिखिए, एक लाइन स्टार लगा के लिखिए, by any other person also, by any other persons also who is related to blood, by any other person also who is related to blood, comma marriage और adoption, comma marriage और adoption, comma marriage और adoption, ऐसे व्यक्ति द्वारा भी जो कि रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित है, जो कि रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित है, दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित है, रक्त विवाह दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित है। तो टेक्निकल बात यह है सर कि सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाएगा, कोर्ट से पूछने की आवश्यकता नहीं है। एग्रीड पर्सन को, एग्रीड पर्सन जो है वो सिंगली भी जाके कर सकते हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द अदर्स पर्सन है इनको कोर्ट से पूछना पड़ेगा। इफ दे वांट टू केस अंडर क्रूएल्टी, क्रूरता के अंदर उनको केस संस्थित करना है, मामला संस्थित करना है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे हो चाहे वो परिवाद पर हो, किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जो विक्टिम है इसकी, जो विक्टिम है, जो एग्रीड पर्सन है, जो व्यतीत व्यक्ति है, वो खुद भी कर सकता है, ठीक है सर। आगे लिखिए, सेक्शन 221, सेक्शन 221 में लिखिए, wherever matter is of सेक्शन 67, wherever matter is of सेक्शन 67, जहां कहीं भी बीएनएस की धारा 67 का मामला है, wherever matter is of सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस, 67 क्या है सर, 67 ये है कि सेक्शन इंटरपोज बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन, जैसे हम जो पहले था 376 बी,
पहले था 376B, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें लिखिए कॉग्निजेंस ओनली व्हेन वुमन कंप्लेन, कॉग्निजेंस ओनली व्हेन वुमन कंप्लेन। उसमें लिखिए संज्ञान केवल तब लिया जाएगा, संज्ञान केवल तब लिया जाएगा जब पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद किया गया है। संज्ञान केवल तब लिया जाएगा जब जब पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद किया गया है। सेक्शन 222, यहाँ से सवाल आए हैं सर, ठीक है ना। अब यहाँ से सवाल आए हैं, इस बार आरजेएस में सवाल थे और 2 सवाल एक ही सेक्शन से इन्होंने पूछ लिए। बच्चों को ये नहीं पता था कि 222 कौन सा है। प्रॉब्लम क्या हो गई एग्जाम में बच्चों के साथ में, देखो 199 तो उन्होंने पढ़ा हुआ था, लेकिन 222 उनको एकदम से याद नहीं आ रहा कि दो ये है क्या सेक्शन। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अगर आपने कंप्लेन केस तो पढ़ा था उस टाइम पे, 223 हम पढ़ रहे थे उस टाइम, क्या पढ़ रहे थे हम उस टाइम पे 223, तो इसको भी थोड़ा समझदारी होगी, उसको पता है कि यार 223 का अगर कंप्लेन था तो उसके ऊपर एक पहले क्या आता था वहां पर, वो समझ जाता थोड़ा सा अगर दिमाग लगाता ना। देखिए एपीयू में तो मैंने आपको पढ़ाया था सीआरपीसी, एपीयू में तो हमने पढ़ाई था, 199 भी पढ़ा था एपीयू में। तो अगर आपने थोड़ा सा भी बुद्धि लगाई होती और उसमें जोड़ दिया होता ना, तो आप पकड़ पाते कि 6 महीने का टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ, जो अतीत गया उसके ऊपर सोचना व्यर्थ है, मैं तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम आगे कैसे और बेहतर कर सकते हैं इस पे आपका जोर होना चाहिए, लेकिन हमेशा अपने माइंड को एनालिटिकली रूप से मजबूत कीजिए। तो सोचिए एग्जाम में सेक्शन ऊपर नीचे होते हैं, तो 4 अगर सेक्शन ऊपर हुए हैं तो आप भी सोचिए कि 4 सेक्शन ऊपर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये सेक्शन बनेगा। सेक्शन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज इसमें लिखिए, सेक्शन 222 में लिखेंगे, प्लीज बात नहीं लिखिए इसमें, वेर एवर मैटर इज ऑफ, जहां कहीं भी मामला, वेर एवर मैटर इज ऑफ सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस, वेर एवर मैटर इज ऑफ सेक्शन 356 ऑफ द बीएनएस, जहां कहीं भी मामला धारा 356 बीएनएस से संबंधित है, धारा 356 बीएनएस से संबंधित है, then cognizance only when complained by the person, then cognizance only when complained by the person। तो ऐसे अपराध का संज्ञान, तो ऐसे अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का संज्ञान संज्ञान व्यतीत व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही किया जाएगा। तो ऐसे अपराध का संज्ञान व्यतीत व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही किया जाएगा, ऐसे अपराध का संज्ञान व्यतीत व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही किया जाएगा। then cognizance only when complained by person, following persons can also file complaint with permission of court, following person can also file complaint with permission of court। निम्नलिखित व्यक्ति भी न्यायालय से अनुज्ञा के पश्चात परिवाद संस्थित कर सकते हैं। ऐसा हुआ कि ये कॉग्निजेंस की जो जितने भी कंप्लेन वाले मामले होते हैं, जो डिफेमेशन के मैटर है, अब इसमें ऐसा हुआ कि एक ने किसी, कोई मेरे एक चाचा जी लगते हैं दूर के रिश्ते में, उनके खिलाफ किसी ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिख दिया, फेसबुक पे कुछ लिख दिया, जो कि बहुत डिफेमेटरी था, ठीक है ना, कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है करके किसी ने पारिवारिक रंजिश में उसके खिलाफ, चाचा जी के खिलाफ कुछ लिख दिया, जो दूर के कोई रिलेशन चाचा जी थे मेरे। तो वो आए मेरे पास और मेरी भी जस्ट लो कंप्लीट ही हुई थी, मैंने अपनी बेइज्जती कैसे करवाई वो बता रहा हूँ तुम्हें आज मैं। अब आप जब एलएलबी कर लेते हो तो आपको एलएलबी कॉलेज में पढ़ाया थोड़ी जाता है कि ये बात की ये सब इतनी डिटेल में कोई बातें कोई पढ़ा रहा है आपको। एलएलबी जस्ट कंप्लीट हुई थी तो वो आए कि यार ये किसी ने कुछ लिखा है, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। मैंने जोश में कह दिया एफआईआर कर सकते हैं। उस टाइम पे ये कंसेप्ट थोड़ी बताते कॉलेज वाले कि ये कॉग्निजेबल, अगर नॉन कॉग्निजेबल देखना है तो पीछे शेड्यूल में जाके देखो कि किधर कॉग्निजेबल बन रहा है, नॉन कॉग्निजेबल बन रहा है। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में दर्ज होती है। अब ये सब कॉलेज थोड़ी समझाया जाता है, वहां तो ये कि पढ़ लो, पढ़ना है तो एग्जाम आएगा, ये लिखे आना। हम भी बाबेल खोल के पढ़ लेते थे, पता ही नहीं कि उस शब्द का मतलब क्या है। वास्तविकता तो यही सबकी कॉलेजेस की, और उसको पता। और वैसे भी सर अब मैंने जाके बोल दिया सीधा कि हाँ इसमें तो एफआईआर होगी, अगले दिन मैं थाने जा रहा हूँ उनके साथ हीरो बन के ऐसे। और ऐसे भी ईगो एटीट्यूड पूरा है शुरुआत से। ऐसा नहीं, मैं कभी थाने में जाता हूँ ना तो मैं ऐसे कांस्टेबल उनसे बात नहीं करता, सीधा एसएसओ साहब का कमरा कहाँ है, मैं सीधा उसमें घुसता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊँ कांस्टेबल से बात कर रहा हूँ कि यार एसएसओ साहब ये कंप्लेन हो गई, ये हो गई, नहीं। एसएसओ साहब का कमरा कौन सा है? अगर उस ऑफिस में डीएसपी बैठे तो डीएसपी साहब का कमरा कौन सा है? सीधा उसमें एंट्री मारने की आदत है अपनी। अपन चले गए सीधे एसएसओ साहब के कमरे में,
बोले सर इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं एडवोकेट हूँ, राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसे है ना, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं ऐसे एडवोकेट हूँ और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ आरजेएस की, और ये हुआ है। वो मेरे बारे में क्या सोचा होगा भगवान भगवान जाने। उसने वो समझाया कि सर ये ना, ये वो मेरे को समझा रहा है कि सर इसमें आप परिवाद कीजिए, इसमें आप परिवाद कीजिए, नहीं नहीं एफआईआर दर्ज कीजिए। और ऐसे आदत थी ना कि पुलिस वाले रिलेक्टेंट होते हैं, दे आर वेरी रिलेक्टेंट इन लॉजिंग सच एफआईआर, तो अपन भी अड़ गए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो याद रखिए सर, डिफेमेशन के मैटर्स हैं, इसमें प्लीज एफआईआर नहीं होती है। मैं बहुत शर्मिंदा फील किया, मैं पूरा रात बैठ कर मैंने लिखा, उसको टाइप किया, मैंने सारे एविडेंसेस की एक फाइल बनाई, मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे उसके लिए सर्टिफिकेट बनाया, मतलब मैंने सब कुछ किया यार। जो भी किसी से पूछा कि यार किसने ऑनलाइन लिखा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके एक सर्टिफिकेट बना दे, मैंने सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है मेरे पास, मैं भेजता हूँ तेरे को। लेकिन वो इसने ये नहीं पूछा कि, उसने ये नहीं बोला कि भाई इसमें एफआईआर नहीं होगी। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए सर समझा देता हूँ मैं कि बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है जब उसने कहा सर ये कॉग्निजेबल मैटर है, इस पे ये नॉन कॉग्निजेबल मैटर है, इस पे एफआईआर नहीं होगी। जब पुलिस वाले ने इसे प्यार से बोला ना मुझे, तब मैंने बोला चाचा जी उठो चलते हैं यहाँ से। फिर ये क्या हो जाए, चाचा जी उठो चला जाए यहाँ से, क्यों क्या हो गया, बस चाचा जी चलो। तो ये बहुत इनिशियल, मतलब ये 2016 की बात होगी यार ये, तो क्या आप आरजीएस की तैयारी भी नहीं करते थे। चलिए प्लीज आगे लिखिए यार। इसलिए उन्होंने चुपचाप लिख दिया 222 में कि परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं, लिख दिया। देख उसमें देखिए आप, एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट मेड बाय द सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस लिखा हुआ है। तो उसमें सिर्फ ओनली कंप्लेंट ही होता है, और ये डिफेमेशन के जितने भी केसेस हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेमेशन इसका होता है। देखिए जो डिफेमेशन के प्रोविजन से ही है, सेक्शन 222 में जो है, इसमें दो प्रोविजन है। एक तो हम क्लोज 1 पढ़ेंगे, इसमें दो क्लोजेज हैं। ये जो क्लोज 1 है ये तो नॉर्मल आदमी का डिफेमेशन है, और क्लोज 2 जो है ये है वीवीआईपी का डिफेमेशन। इनके डिफेमेशन की भी बात करेंगे, ठीक है ना सर। एक नॉर्मल पर्सन का जो डिफेमेशन है उसकी यहाँ पे, जैसे जब मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन उसके एक्सेप्शन में मैंने आपको लिखा था 222 का क्लोज 2 उसका एक्सेप्शन है, लिखवाया था। तो वीवीआईपी का डिफेमेशन होगा तो इसमें कॉग्निजेंस कौन लेगा, कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय। बाकी देखिए नॉर्मल जो उसमें आप जो मैटर प्रेजेंट करोगे, जैसे किसी ने वीवीआईपी में मतलब गवर्नर, राष्ट्रपति, इनके खिलाफ जो भी आप बोलते हो, हमारी राष्ट्रपति हुई प्रतिभा पाटिल, हमारे एक राष्ट्रपति हुई प्रतिभा सिंह पाटिल, उनको बहुत अच्छा राष्ट्रपति नहीं मानते इतिहास में, ठीक है ना। उनके रीजंस थे बहुत सारे, अब रीजन पे मैं नहीं जाता। बात क्या हुई वो सुनिए। वो राजस्थान की थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहाँ से थे, राजस्थान, शी वॉज फ्रॉम राजस्थान। अब उसमें ऐसा हुआ कि एक बार कांग्रेस के एक नेता थे, अब कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है तो आप बोल सकते हो ना। अब आप सपोज कीजिए मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और आप सारे मेरे कार्यकर्ता होते, तो मैं आपको बोलता कि देखो वो कार्यकर्ता इतने सेवा भक्त रहे हैं, आज उनको, वो कार्यकर्ता इतनी सेवा भक्त थी कि उन्होंने रोटियां बनाई है इंदिरा गांधी के यहाँ पे, और आज देखो उनको बना दिया राष्ट्रपति। तो कार्यकर्ता अगर सही काम करता है तो उसकी पहचान नेता करता है, ऐसे करके उसको भाषण दे दिया। ये बात सुनने में आई राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति ने लगाया डिफेमेशन। राष्ट्रपति ने क्या लगा दिया, राष्ट्रपति ने क्या लगा दिया, डिफेमेशन। तो बात ये है सर, और कहने का तात्पर्य ये है कि डिफेमेशन होता है वीवीआईपीस का भी, इसमें कितना फाइन मिलता है, कन्विक्शन पे क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना सर। डिफेमेशन ऑफ वीवीआईपीस, इसका पूरा प्रोसीजर यही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको ही पढ़ते हैं। लिख दिया, बिना न्यायालय के अनुज्ञा की, मतलब न्यायालय की अनुज्ञा से निम्नलिखित व्यक्ति वाला लाइन लिखा हुआ ना मैंने, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट फॉलोइंग पर्सन कैन आल्सो फाइल कंप्लेंट। इसमें पॉइंट नंबर ए लिखिए, इफ पर्सन इज बिलो 18 ईयर, इफ पर्सन इज बिलो 18 ईयर, इफ पर्सन इज बिलो 18 ईयर, यदि वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, यदि वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, उसमें बालक लिखा हुआ है, ठीक है ना, बालक भी चाहो तो लिख लो, चाइल्ड लिख दो तुम। पॉइंट नंबर बी लिख दीजिए, इफ सच पर्सन इज इडियट और अनसाउंड, इफ सच पर्सन इज इडियट और अनसाउंड, यदि बालक विकृत चित है या बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, या बौद्धिक रूप से दिव्यांग है।
या बौद्धिक रूप से दिव्यांग है। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, अफेक्टेड बाय डिजीज और इन्फर्मिटी, अफेक्टेड बाय डिजीज और इन्फर्मिटी, यदि वो बालक यदि वो बालक यदि वो बालक रोग या अंग शैथिल्य से पीड़ित है। बालक हटा देना यार, बालक हटा देना। यदि वह रोग या अंग शैथिल्य से पीड़ित है, तो डबल डिसेबिलिटी हो जाएगी, रोग या अंग शैथिल्य से पीड़ित है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इफ वुमन इज पर्दा नशीन, इफ वुमन इज पर्दा नशीन, यदि वो पर्दा नशी महिला है, यदि वो पर्दा नशी महिला है। अब बैरेट में लिखा हुआ है कस्टम के अनुसार वो पब्लिक में नहीं आ सकती, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आ सकती। अकॉर्डिंग टू कस्टम शी कैन नॉट अपीयर इन द पब्लिक प्लेसेस, ऐसे भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको पर्दा नशी महिला लिख दीजिए। ठीक है सर, लिखिए सेक्शन 199 क्लोज, सेक्शन 222 क्लोज टू लिखिएगा प्लीज, ठीक है ना। इसमें लिखिए, वेरेवर डिफर्मेशन ऑफ फॉलोइंग पर्सन, वेरेवर डिफर्मेशन ऑफ फॉलोइंग पर्सन, जहाँ कहीं भी निम्नलिखित व्यक्तियों की मानहानि की गई है, जहाँ कहीं भी निम्नलिखित व्यक्तियों की मानहानि की गई है, जहाँ कहीं भी निम्नलिखित व्यक्तियों की मानहानि की गई है, डिफर्मेशन ऑफ फॉलोइंग पर्सन। पॉइंट नंबर 1 लिखिए प्लीज, प्रेसिडेंट ऑब्लिक वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ऑब्लिक वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑब्लिक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऑब्लिक उपराष्ट्रपति। पॉइंट नंबर बी लिखिए, गवर्नर ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, राज्यपाल या प्रशासक, राज्यपाल या प्रशासक, राज्यपाल या प्रशासक। प्रशासक कौन होता है सर? अगर आप यूनियन टेरिटरी में जाएंगे तो वहां पर गवर्नर नहीं मिलता है, वहां पे मिलता है आपको प्रशासक, वहां मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप यूनियन टेरिटरी में जाएंगे तो आप होता है एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी अभी भी है जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पर कौन है? प्रशासक काम करते हैं। मनोज सिन्हा जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको कहते हैं हम लोग, LT को कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो प्रशासक होता है, ठीक है ना सर, वो एडमिनिस्ट्रेटर है वहां का। थर्ड लिखिए, मिनिस्टर्स ऑफ सेंटर और स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ सेंटर और स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ सेंटर और स्टेट, किसी राज्य या संघ के, किसी राज्य या संघ के मंत्री, किसी राज्य या संघ के मंत्री, किसी राज्य या संघ के मंत्री। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, देन कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, देन कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन on complaint by public prosecutor, on complaint by public prosecutor, then conclusions by court of session on complaint by public prosecutor। तो अपराध का संज्ञान, अपराध का संज्ञान सत्र न्यायालय लिया जाएगा, सत्र न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, अपराध का संज्ञान सत्र न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, सत्र न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, तथा ऐसा परिवाद लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा, तथा ऐसा परिवाद लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा, लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। पैराग्राफ सिंगल लिखिए, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट shall be made by public prosecutor, no complaint shall be made by public prosecutor except with previous sanction, except with previous sanction, except with previous sanction। लोक अभियोजक द्वारा कोई परिवाद, कोई परिवाद, कोई परिवाद पूर्व मंजूरी से, पूर्व मंजूरी, पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लिया, से को मार देना, पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा, पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा, पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा, पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर ए लिखिए, इफ 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 पर्सन इज ऑफ सेंटर, इफ पर्सन इज ऑफ सेंटर, then previous sanction of central government, then previous sanction of central government। यदि व्यक्ति, यदि व्यक्ति, यदि व्यक्ति संघ से संबंधित है, 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 तो केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार की अनुज्ञा के, तो केंद्र सरकार की अनुज्ञा के, संघ से संबंधित कौन कौन होते हैं सर? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग। मिनिस्टर ऑफ सेंटर है कोई, कैबिनेट मिनिस्टर है ना, जैसे नितिन गडकरी जी के लिए किसी ने कुछ कह दिया, या हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुछ कह दिया, तो पहले सेंटर प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति देगा। लेकिन बहुत बचकाना लगता है ये, क्या लगता है? बहुत बचकाना लगता है ये, इसलिए आप देखोगे नहीं वीवीआईपीज आके वो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इमेच्योरिटी को जाहिर करता है वीवीआईपीज के।
अब किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, मोदी जी के लिए भलाई किसी ने कुछ कह दिया तो फर्क पड़ता है क्या किसी को? कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को, ठीक है ना। जैसे अब राष्ट्रपति है कोई, उसके लिए कुछ कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट, ए पर्सन इज ऑफ स्टेट, यदि कोई व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप से संबंधित है, यदि कोई व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप से संबंधित है, यदि कोई व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप से संबंधित है, ए पर्सन इज ऑफ स्टेट, देन प्रीवियस परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, देन प्रीवियस परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, देन प्रीवियस परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन सच मैटर limitation shall be of 6 months, in such matter limitation shall be of 6 months, इन मामलों में परिसीमा 6 माह की होगी, 6 माह की होगी। ये सवाल है आपके आरजेएस में, पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखिए, wherever matter is of defamation with related to ordinary person, then complaint before magistrate, यदि किसी साधारण व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि की गई है, यदि किसी साधारण व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि की गई है, यदि किसी साधारण व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि की गई है, तो परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा, देन कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है ना सर? वो आप शेड्यूल भी देख सकते हैं, इसमें शेड्यूल में भी चीज दी हुई है। ठीक है, डन। ठीक है, अब हम आएंगे, एक हमारा चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 14। कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? 14। प्लीज चैप्टर 14 पे आ जाइए। देखो ऐसा है, चैप्टर 14 की गणित समझो, चैप्टर 14 क्या बोलता है सर? ऐसा है कि हम हमेशा ये बोलते हैं, जनरल रूल क्या होता है, सामान्य नियम यह है कि जहां पर ऑफेंस हुआ है ट्रायल भी वहीं पर होगा, भाई ऑफेंस कहाँ हुआ है? मान लीजिए ऑफेंस अगर जयपुर के गांधीनगर में हुआ है, या महेश नगर में हुआ है, या फिर आपका मान लीजिए मालवीय नगर में ऑफेंस हुआ है, तो ट्रायल भी किस कोर्ट में होगा? जो मालवीय नगर जिस कोर्ट के अंदर लगता होगा उसी कोर्ट में ट्रायल होगा, अकॉर्डिंग टू ऑफेंस। अगर चोरी है तो मालवीय नगर का मजिस्ट्रेट खुद कर सकता है। अगर चोरी नहीं है, सपोज कीजिए अगर चोरी नहीं है, थेफ्ट से संबंधित मामला नहीं था, मर्डर का मामला था, तो मालवीय नगर का मजिस्ट्रेट जिस एडीजी के अंडर आता होगा वो एडीजी करेगा फिर। तो सर ऐसी बात है, जुरिडिक्शन अधिकारिता हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी देता है। जैसे जुरिडिक्शन हमें क्या क्या जानकारी देता है? जैसे जुरिडिक्शन हमें एश्योर करता है कि ऑफेंस जहां हो रहा है वो ऑफेंस किस जगह फाइल किया जाएगा, कहां संस्थित किया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए अब निर्भया वाले केस में क्या हुआ, 2 जुरिडिक्शन थे अलग अलग, और निर्भया की को जहां फेंका गया वो कुछ ऐसी जगह पर था जहां पर 2 पुलिस वाले तो आधे घंटे तक झगड़ते रहे। निर्भया वहीं पड़ी है, करा रही है दर्द से, पुलिस वाले आ गए, पीसीआर आ गई, वो चिल्ला रहे एक दूसरे, पुलिस वाले झगड़ रहे आपस में, नहीं आपके क्षेत्र का मामला है, नहीं आपके क्षेत्र का मामला है। ये जुरिडिक्शन तय कौन करता है? पहले समझिए, जुरिडिक्शन तय करता है सीजेएम। किसकी ड्यूटी है ये जुरिडिक्शन तय करने की? सीजेएम की। देखिए डिस्ट्रिक्ट में एक सीजेएम होता है, बाकी एसीजेएम होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में कुछ पोस्ट है जो एक ही होती है, जैसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या प्रिंसिपल सेशन जज, ये एक ही होता है, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना? अब कुछ जिले होते हैं बड़े, जैसे जयपुर में 3 कोर्ट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन 1, मेट्रोपॉलिटन 2 और एक सेशंस कोर्ट। तो यहाँ जयपुर में 3 प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। जयपुर में एक डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, जयपुर में 3 प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, मतलब 3 तो वहां पर अलग अलग जजेस हैं। जैसे मेट्रोपॉलिटन 1 का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अलग है, मेट्रोपॉलिटन 2 का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अलग है, और एक कोर्ट ऑफ सेशन भी है जयपुर में जो कि ग्रामीण मैटर देखता है। कौन देखता है? जैसे आपने देखा होगा 2 तरह के थाने होते हैं हमारी तरफ, एक होता है सदर, एक होती है कोतवाली। सुना है सबने नाम, इसका नाम कि सर एक सदर थाना लगता है, तो क्या है सदर और क्या है कोतवाली? कोई बताएगा मुझे? एनीवन इन द क्लास?
यस, देखो ऐसा है, मान लीजिए ये शहर की सीमाएं हैं, ठीक है ना सर, तो जितने भी शहर के अंदर ऑफेंस होंगे तो इसके लिए लाएगा कौन, कोतवाली, इसको कोतवाली कहते हैं हम लोग। और सदर क्या होती है, सदर वो सीमाएं होती है जो कि शहर के बाहर है, जो बाहर लगती है सर, ठीक है ना, वो कहती है सदर। सदर मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण थाना कौन सा लगता है, जैसे जयपुर में भी दो रेंज बनी हुई है, ग्रामीण रेंज और एक जयपुर रेंज, जैसे आईजी ग्रामीण, आईजी जयपुर। तो जयपुर में जैसे ये फैसिलिटी है, वैसे आप समझिए जुरिडिक्शन जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि सर एफआईआर कहाँ फाइल होगी, एफआईआर कहाँ की जाएगी। अब तो इन्होंने जीरो एफआईआर का भी प्रोविजन बना दिया ललिता कुमारी के गाइडलाइंस के बाद में, लेकिन आप फिर भी बात को निश्चित करके रखिए कि देर आर फ्यू प्रोविजंस जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए इन दैट रिगार्ड कि ऑफेंस कहाँ हो रहा है और ट्रायल कहाँ हो रहा है उसका। हाँ, अगर मान लीजिए ऑफेंस हुआ है, सपोज कीजिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है, उसका अपन ने उसकी किडनैपिंग हुई है, ठीक है ना, वी डिड किडनैपिंग, और हम किडनैपिंग जो उसका है, एक लड़की की जो उम्र है वो छोटी थी, ठीक है ना सर, कि वो लेस देन 18 ईयर। अब उसको रिश्तेदार लेके गए और जयपुर से उसको किडनैप किया है मैंने, जयपुर से हम उसको ले गए पहले कोटा, कोटा से ले गए अजमेर, अजमेर से अहमदाबाद, सूरत, वहां से बॉम्बे। फ्रीक्वेंटली जगह चेंज करनी पड़ती है किडनैपिंग और अबडक्शन के साथ। सीन क्या है, यू टू चेंज फ्रीक्वेंट लोकेशंस, फ्रीक्वेंटली आप जगह बदल रहे हो। ऑफेंस कहाँ पे दर्ज किया जाएगा, ऑफेंस कहाँ पे रखा जाएगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। किडनैपिंग एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं होता, अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। जैसे व्यापरण जो है वो एक निरंतर अपराध नहीं है, लेकिन अपहरण एक निरंतर अपराध है, बिल्कुल याद रखिए इस चीज को, ठीक है ना सर। तो अबडक्शन क्या है, एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, और जब जो चीज कंटिन्यूइंग ऑफेंस होती है तो जहां जहां पर भी वो आदमी गया है वहां वहां तक अपराध का चलना हो रहा है। लेकिन किडनैपिंग के साथ क्या होता है, जिस दिन आपने उस पर्सन को लॉफुल कस्टडी से रिमूव किया वहीं पर वो अपराध हो गया। तो इन केसेस में जयपुर इज द जुरिडिक्शन, इन केसेस में किडनैपिंग में जो जुरिडिक्शन है वो क्या है, जयपुर। लेकिन अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस हुआ तो जुरिडिक्शन होंगे सारे, क्योंकि आप जिस दिन लॉफुल कस्टडी से किसी को ले लेते हो, किडनैपिंग में क्या चीज है, लॉफुल कस्टडी से ले लेते हो या फिर आप आउट ऑफ इंडिया किसी को भेज देते हो। तो आप जब लॉफुल कस्टडी से किसी को ले रहे हो तो वहीं पर अपराध का गेम ओवर हो गया। हमने केसेस लिखे हैं बहुत सारे, है ना, वरदराजन भी लिखवाया मैंने आपको, और बहुत सारे केसेस लिखवाए मैंने आपको। तो थोड़ा सा इसमें लिखिए। जैसे आजकल जो केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन ठगी हुई, जैसे जुडिशन हमें क्या क्या जानकारी देता है कि सर जुडिशन ऑफ रोड क्या होता है, ट्रेन क्या होता है, भाई ट्रेन में ऑफेंस हुआ है तो ट्रेन का क्या रहेगा, अगर बस में ऑफेंस हुआ है तो बस का क्या रहेगा, अगर ऑनलाइन ठगी हुई है तो उसका क्या रहेगा, अगर फैमिली रिलेटेड मैटर में अगर कोई केस फाइल करना है तो उसका क्या जुडिक्शन रहेगा, या फिर कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस में क्या रहेगा, या फिर किसी ने मतलब मान लीजिए स्नाइपर ने गोली चलाई, अरे सर स्नाइपर ने गोली चलाई, जैसे बढ़िया क्लियर स्काई था, एक दिन बढ़िया क्लियर स्काई था, आसमान साफ था, ठीक है, और नारगढ़ पे कोई बैठ गया, नारगढ़ के ऊपर टॉप पे कोई बैठ गया स्नाइपर लेके, बड़ी चौपड़ पे कोई फंक्शन होने वाला था, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ पे कोई फंक्शन होना था, इसमें वीआईपी मोमेंट थी। अब 2-2.5 किलोमीटर का रेंज होता है स्नाइपर का, स्नाइपर का रेंज 2-2.5 किलोमीटर तक होता है, जितना मैक्सिमम रिकॉर्ड आज तक जो रिकॉर्डेड है। अब सर वहां से अगर कोई स्नाइपर का शॉट ले रहा है, सपोज किसी 2 किलोमीटर दूरी कोई शॉट मार रहा है, तो एक नाहरगढ़ एक अलग क्षेत्र है, गोली जहाँ लगी वो एक अलग क्षेत्र है। मतलब अब मैंने तोप का गोला दागा, मैंने जेबान चलाई अपने जयगढ़ दुर्ग से, वो जेबान जब चली तो गिरी सीधी चाकसू, चाकसू है 40-45 किलोमीटर दूर, वहां उसका गोला गिरा। तो केस कहाँ फाइल होगा, जहां से चला जहां गिरा। इन सबकी जानकारी कौन देता है, जुरिडिक्शन, इसको समझते हैं, ठीक है ना सर। एक लिखिए पहले इसमें, ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 14, चैप्टर 14 डाल लीजिएगा, बड़ा बड़ा हेडिंग। दिस इज फ्रॉम 197 टू 2209, है ना, 193 से 209 तक ये सेक्शन। लिखिए, इसमें लिखिए जनरल रूल, सामान्य नियम। इसमें लिखिए सेक्शन 197
इज ए जनरल रूल, सेक्शन 197 इज ए जनरल रूल। धारा 193 एक सामान्य नियम है कि, धारा 193 एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण, प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण, एवरी ऑफेंस shall ordinarily be inquired, shall ordinarily be inquired and tried, by such court, in whose local jurisdiction, offense was committed, inquired and tried by such court in whose local jurisdiction the offense was committed। प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर वो अपराध किया गया है, जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है। ये सामान्य नियम है। अब हम इसके बाद जितने भी सेक्शन हैं वो सारे क्या हैं? अपवाद। वो सारे क्या है सर? अपवाद। अब हम जितने भी सेक्शंस पढ़ेंगे ना, जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे, 198 पढ़ेंगे या 199 पढ़ेंगे, दे ऑल आर एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। मतलब सेक्शन 197 जो है ये एक जनरल रूल है, ये सामान्य नियम है कि भाई इंक्वायरी, यहाँ पे और नहीं लिखा हुआ है, इंक्वायरी लिखा हुआ है, इंक्वायरी एंड ट्राइड लिखा हुआ है, जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहां पर अपराध किया गया है। बात समझ में आई? तो दिस इज अ जनरल रूल। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे सर? एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये हो गया अपना सेक्शन 197 लिखा दिया, ठीक है ना? पैराग्राफ चेंज लिखिए। देयर आर फॉलोइंग एक्सेप्शन टू दिस रूल, देयर आर फॉलोइंग एक्सेप्शन टू दिस रूल, देयर आर फॉलोइंग एक्सेप्शन टू दिस रूल। इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं, इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं, इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं। कॉपी को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है? यहां लिखेंगे सेक्शन नंबर, आप सेक्शन का नाम भी लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना? सेक्शन का नाम भी लिखना। जैसे मैं सेक्शन 198 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ, फुल नेम ऑफ सेक्शन। आप लिखेंगे जांच और विचारण, आप लिखेंगे जांच या विचारण का स्थान, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, यहाँ पूरा लिखना, ठीक है ना सर? ये पूरी जगह छोड़ना, प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है? इधर लिखना सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस। इधर लिखना कोर्ट, परिस्थिति, और इधर लिखना कोर्ट, न्यायालय। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में कैसे लिखिए? इन द wherever there are following circumstances, wherever there are following circumstances, जहां कहीं भी निम्नलिखित परिस्थितियां हैं, जहां कहीं भी निम्नलिखित परिस्थितियां हैं, wherever there are following circumstances, जहां कहीं भी निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। इट इज अनसर्टेन वेयर द ऑफेंस कमिटेड, इट इज अनसर्टेन, इट इज अनसर्टेन, इस लिखना, इट इज अनसर्टेन वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, यह अनिश्चित है, यह अनिश्चित है कि कहाँ अपराध किया गया है, कहाँ अपराध किया गया है, कहाँ अपराध किया गया है, ये मतलब फिक्स नहीं है। जैसे एक आदमी सर रात को टक्कर मार के आ गया गाड़ी के, ठीक है ना? अब ये फिक्स नहीं है कि उसने कहाँ पर टक्कर मारी, किसको टक्कर मारी, लेकिन उसने किसी ना किसी को तो उड़ाया है, अभी अनसर्टेन है। जैसे मान लीजिए एक ट्रक, एक आप रात में, आप पुलिस वाले थे, 3 बजे आपने नाकाबंदी की हुई है, आपने तभी गाड़ी को रोका जो पूरी तरह से डैमेज्ड है, आपको समझ में आएगा कि ये गाड़ी वाला किसी ना किसी को उड़ा के आ रहा है, शराब चेक करी, शराब पी रखी थी उस आदमी ने, आपने गाड़ी लगाई, उस आदमी को जेल में पटका, और आपने एक पीसीआर तैनात करके भेजा कि इसने कहाँ किसको टक्कर मारी है, क्या पता उसको, वो घायल हो, उसको मदद की आवश्यकता हो। आपने उससे पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है, तो वो तो नशे में धुत, उसको पता ही नहीं वो कहाँ से आ रहा है। तो आप गए, पूरे रोड घूम रहे हो, आपने एक टीम बनाई, 2 टीम बनाई, एक टीम को अपने इस रोड पे भेजा, एक टीम को अपने इस रोड पे भेजा, एक बार 50-100 किलोमीटर तक होके आओ, ठीक है ना, ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, और उसके फिर मोबाइल नंबर, लोकेशन निकाल के कि भाई उसका किस लोकेशन से हुआ है। तो आप अनसर्टेन हो ना कि ऑफेंस कहाँ किया है उसने, आपको पोजीशन पता नहीं है, लेकिन आपको मामला तो रजिस्टर्ड करना है, ठीक है ना? बाद में एम्बुलेंस को फोन आया था 108 को
और 108 ने एक पर्टिकुलर लोकेशन से उसकी बॉडी को पिक किया था वहां से, मतलब उसकी बॉडी को, घायल था, उसको घायल को किसने फोन कर दिया था, तो 108 आके उसको ले गई थी गाड़ी के अंदर। तो अब 108 वाले ने बताया कि यहाँ से उठाया है, तब जाके आपको आइडिया हुआ कि क्या लोकेशन है। लेकिन 108 को लोकेट करना उसमें 1-2 दिन लग गए, सरकारी काम है सर। तो जब कभी भी अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है कि कहां पर है, तो उस हिसाब से क्या होगा अभी बताएंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखिए। where partly in one jurisdiction, when partly in one jurisdiction and partly in another jurisdiction and partly in another jurisdiction, जहां अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में, जहां अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में, अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया है, अंशतः किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया है। जैसे एक आदमी, जैसे कल वाला सवाल लिखवाया था मैंने सर, उसमें वो ट्रक ड्राइवर, अलवर कोतवाली वाला जो ट्रक ड्राइवर था, वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आता है, तो उसने पहले तो एक जगह बैरिकेडिंग तोड़ी है, तो वो एक अलग क्षेत्र हो सकता है। वहां पर उसने लोगों को धमकाया कि तेज गाड़ी चला के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। फिर उसने जो पुलिस था, एसआई राधा मोहन, उसके ऊपर भी गाड़ी चलाने का प्रयास किया। तो सर हो सकता है ना कि अलग अलग मामले हों, अलग अलग मैटर हों और अलग अलग तरीके से इसमें बात की गई हो, तो जुरिडिक्शन चेंज हो सकता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, व्हेन ऑफेंस इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, व्हेन ऑफेंस इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जहां कहीं भी चालू रहने वाला अपराध है, जहां कहीं भी चालू रहने वाला अपराध है, जहां कहीं भी चालू रहने वाला अपराध है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, when offense is made by different several acts, when offense is made by different several acts, when offense is made by different several acts which is in different jurisdiction, which is in different jurisdiction, जहां कहीं भी अपराध कई कार्यों से मिलकर बना है, जहां कहीं भी अपराध कई कार्यों से मिलकर बना है, जो कि भिन्न भिन्न अधिकारिताओं में हुए हैं, जो कि भिन्न भिन्न अधिकारिताओं में हुए हैं, जो कि भिन्न भिन्न अधिकारिताओं में हुए हैं, जो कि भिन्न भिन्न अधिकारिताओं में हुए हैं। लिखिए, इसमें लिखिए स्टार लगा के, कौन सा कोड होगा सर चारों का, ये जो चारों पांचों लिखा है इसका कोड कौन सा होगा, लिखिए, by any court in whose jurisdiction offense, by any court in whose jurisdiction offense was committed, by any court in whose jurisdiction offense was committed। तो ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र के न्यायालय में, तो ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र के न्यायालय में, तो एक ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र के न्यायालय में जो कि अधिकारिता रखते हैं, जो कि अधिकारिता रखते हैं, जो कि अधिकारिता रखते हैं, जो कि अधिकारिता रखते हैं। सेक्शन 199, इसका नाम लिखिएगा, ठीक है ना। सेक्शन 199 इसका नाम लिखिएगा प्लीज, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए प्लीज। पॉइंट नंबर 1, when act in one jurisdiction, when act in one jurisdiction and consequences in another jurisdiction, when act in one jurisdiction and consequences in another jurisdiction, जहां कहीं भी एक अधिकारिता के भीतर कोई कार्य किया गया हो तथा उसका परिणाम दूसरे अधिकारिता के भीतर मिले, तथा उसका परिणाम दूसरे अधिकारिता के भीतर मिले। उदाहरण के लिए लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल कैनन या स्नाइपर, ठीक है ना सर। तो आप अधिकारिता चेंज हो रही है उसमें, ठीक है, उसमें लिखिए एनी ऑफ द टू कोर्ट्स, तो दोनों में से किसी भी स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय में, दोनों में से किसी भी स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय में, एनी ऑफ द टू कोर्ट्स, तो दोनों न्यायालय जो है उनमें किसी के पास भी आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। सेक्शन 200 में आइए प्लीज, सेक्शन 200 में आइए। wherever act is offense by relation with other act, जहां कहीं भी कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है,
जहां कहीं भी कार्य अपने अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, अन्य अपराध संबंधित होने के कारण अपराध है, अपराध है। सर ऐसा था, आप जयपुर रहते थे, यहाँ शांति से तैयारी करते थे, तभी एक दिन आपके दोस्त का फोन आया कि भैया चाबी चाहिए मुझे आपकी कमरे की, मैं जयपुर आया हुआ हूँ, सिस्टर का एग्जाम है। क्या बोला आपको? सिस्टर का एग्जाम है। आपने बोला तू कितने बजे आ रहा है? तो उसने बोला सर 7 बजे आ जाऊंगा मैं। चल आ जाना, मेरी भी क्लास है 7:30 से। आप आए, उसने बोला चल पहुंच गया? हाँ पहुंच गया भाई, सिस्टर की एग्जाम है। आपने पूछा सेंटर कहाँ है? सेंटर देख लूंगा, गूगल पे देख लूंगा। आपने आप भी जल्दी में चाबी देके आ गए। शाम को गए तो पता चला कि वो सिस्टर नहीं है, वो तो भगा लाया किसी को। टेक्निकली क्या है, आप आपका जो एक्ट है वो दूसरे एक्ट से संबंधित है, जो ऑफेंस हो रहा था उसे उससे आप संबंधित हो गए। जैसे आपने क्या कर दिया, अबेटमेंट कर दिया, दुष्प्रेरण कर दिया है। और दुष्प्रेरण भी किससे किया है आपने? अबेटमेंट भी किससे किया है आपने? बाय इंटेंशनल एड से किया है, साहसी सहायता प्राप्त करने से किया है। 3 तरह से अबेटमेंट बनता है सर, एक कौन बताएगा? इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड, 3 तरह से बनता है। तो तीसरा जो तरीका था उसमें आप फंस गए। तो टेक्निकल बात क्या है सर? टेक्निकल बात ये है कि आपका जो एक्ट है वो संबंधित हो गया, या तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया या अबेटमेंट हो गया, उससे आप संबंधित होने के बाद में आपका जो एक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? ऑफेंस बन गया। बात समझ में आई? इंटेंशन थोड़ी देखते हैं भैया अबेटमेंट में। अबेटमेंट में इंटेंशन देखते हो क्या आप? साशय सहायता, सहायता तो जानकारी करी ना, गिले चाबी पकड़ जा। अब देखो बात ये है कि कॉन्स्पिरेसी जब आप बात करते हो तो उसमें आपकी इंटेंशन मटेरियल नहीं है। सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, आपका एक्ट ही ऑफेंस है, या आपने अगर सिर्फ सोचा भी तो भी ऑफेंस है। समझ में आई? इंटेंशनल एड का मतलब ये नहीं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या पूरी जानकारी है। एड का मतलब होता है एड, सहायता करना, सिंपल सी बात है। और शासकीय सहायता मतलब कि आपने इंटेंशनली उसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई तू जा मेरे कमरे पे रहे। अब ये तो ट्रायल की विषय वस्तु है। क्या है? किसकी विषय वस्तु है? ट्रायल की, कि आपको पता था या नहीं पता था, आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी। ये पुलिस वाले थोड़ी देखेंगे आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी। अरे लड़की ने आके कोर्ट में बोल दिया कि हाँ यार जबरदस्ती उठा के लाए थे, गेम हो रहे वहीं पे। और क्या, मनाते रहते हैं जो भी भाग लाता है ना, मैंने देखा आंखों से, मनाते रहते हैं कि प्लीज जाके कुछ मत बोलना, कल बयान होने वाले हैं, घर वाले अभी आएंगे वहां पे, पिघलना मत, कुछ मत बोलना, बचा लेना वरना हम सब जेल में जाएंगे। ऐसे हाथ पांव जोड़ी करते थे सारे दोस्त, क्योंकि करने भी चाहिए। अगर उसने एक भी बोल दिया कि जबरदस्ती ले गए थे, तो फिर तुम जानते हो क्या होगा। ठीक है सर, लिखिए 201। हाँ लो कोर्ट लिख लो यार, नहीं लिखवा दो लो। In that court, in that court where any of the act was done, where any of the act was done, where any of the act was done, ऐसे न्यायालय में, ऐसे न्यायालय में जहां दोनों में से कोई भी कार्य किया गया हो, जहां दोनों में से कोई भी कार्य किया गया हो, जहां दोनों में से कोई भी कार्य किया गया हो। तो जयपुर की कोर्ट भी लग जाएगी, और जहां से भगा के लाए हो आप बीकानेर से, तो उसकी भी कोर्ट लग जाएगी। ठीक है ना? प्लीज सेक्शन 201 लिखिए। वेर एवर फॉलोइंग ऑफेंसेस, जहां कहीं भी निम्नलिखित अपराध है, जहां कहीं भी निम्नलिखित अपराध है, जहां कहीं भी निम्नलिखित अपराध है। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। इसमें ऐसा कीजिएगा, इसमें ए पॉइंट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इसमें लिखिए डकैती, पॉइंट नंबर 1 डकैती। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 डकैती विद मर्डर, डकैती सहित हत्या सहित डकैती, हत्या सहित, हत्या सहित डकैती, डकैती विद मर्डर। पॉइंट नंबर सी लिखिए, लिविंग इन द गैंग्स ऑफ डकैट्स, लिविंग इन द गैंग्स ऑफ डकैट्स, लिविंग इन द गैंग्स ऑफ डकैट्स, डकैतों के साथ रहना, डकैतों के साथ रहना। अगला पॉइंट लिखिए, escape फ्रॉम कस्टडी, escape फ्रॉम कस्टडी, अभिरक्षा से भाग निकलना, अभिरक्षा से भाग निकलना, अभिरक्षा से भाग निकलना। इसमें लिखिएगा प्लीज, ठीक है ना? ये जो फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट है इसमें लिखिएगा। इसमें लिखिए
वेयर ऑफेंस इज कमिटेड और अक्यूज इज फाउंड, वेयर ऑफेंस इज कमिटेड और अक्यूज इज फाउंड, जहां अपराध किया गया है, जहां अपराध किया गया है, जहां अपराध किया गया है, या अभियुक्त व्यक्ति मिला है, या अभियुक्त व्यक्ति मिला है, या अभियुक्त व्यक्ति मिला है। पॉइंट नंबर बी, in the cases of kidnapping or abduction, in the cases of kidnapping or abduction, in the cases of kidnapping or abduction, जहां कहीं भी व्यापरण या अपहरण का मामला है, जहां कहीं भी व्यापरण या अपहरण का मामला है, जहां कहीं भी व्यापरण या अपहरण का मामला है, इसमें लिखिए वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, कोमा पर्सन वाज टेकन, पर्सन वाज टेकन, कोमा कंसील डिटेन, conceal detain, where offense is committed, comma person was taken and conceal and detain, जहां कहीं भी अपराध किया गया है, अपराध किया गया है, या उस व्यक्ति को ले जाया गया है, या उस व्यक्ति को ले जाया गया है, या छिपाया गया है, या छिपाया गया है, या निरुद्ध किया गया है, या निरुद्ध किया गया है, या निरुद्ध किया गया है। पॉइंट नंबर सी लिखिए प्लीज, पॉइंट नंबर सी लिखिए, wherever offense is related to theft, extortion, robbery, wherever offense is related to theft, extortion, robbery, जहां कहीं भी मामला चोरी, उद्दापन या लूट से संबंधित है, जहां कहीं भी मामला चोरी, उद्दापन या लूट से संबंधित है, इधर लिखिए where offense is committed, where offense is committed, where offense is committed, where offense is committed और stolen property found, और stolen property found, जहां कहीं भी अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की गई है, या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की गई है, जहां कहीं भी अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की गई है। अगला लिखिए wherever matter pertain to criminal breach of trust or misappropriation of property, wherever matter related to criminal breach of trust और ट्रस्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जहां कहीं भी आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग का मामला है, या आपराधिक न्यास भंग का मामला है, आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग का मामला है, आपराधिक न्यास भंग का मामला है, आपराधिक न्यास भंग का मामला है, लिखिए where offense took place, where offense took place or found, where offense took place or found, जहां कहीं भी अपराध किया गया है या संपत्ति प्राप्त की जाती है, या संपत्ति प्राप्त की जाती है, या संपत्ति प्राप्त की जाती है, या संपत्ति प्राप्त की जाती है। अगला लिखिए ई, where offense pertain to, where offense pertain to stolen property, where offense pertain to stolen property, जहां कहीं भी अपराध चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति के कब्जे संबंधित है, where जहां कहीं भी अपराध चुराई हुई संपत्ति के कब्जे संबंधित है, कब्जे से संबंधित है, कब्जे से संबंधित है। इसी बात है सर, ठीक है सर। अब ऐसी बात है, समझिए। देखिए मैं जजमेंट राइटिंग की बात करता हूँ थोड़ी सी। अब मैं हर चीज तो नहीं बता सकता ना सर, क्लासेस में ही सुनोगे और समझना। सर जब कभी भी जजमेंट आएगा किसका, चोरी का, किसका जजमेंट आएगा सर, चोरी का। अब से 305 है जजमेंट ना, 305 है, और उधर था अपने 379। अब चोरी का मामला जब भी आएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा सर, चोरी का मामला जब भी आएगा आपको रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी हमेशा बतानी पड़ेगी। मतलब चुराई हुई संपत्ति आपने प्राप्त करी है और उस आदमी ने बयान दिया है कि इसी आदमी ने मुझे प्रॉपर्टी बेची है। जब तक आप वो नेक्सस एस्टेब्लिश नहीं करते ना, चोरी के सब चोरी के मामले में सजा नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको करा दूंगा क्लास में ना, चोरी का भी करा दूंगा, ऐसा होता है सर। अगर आप चाहते हो कि जजमेंट राइटिंग करते समय आप चोरी का जजमेंट लिख रहे हो, किसका जजमेंट लिख रहे हो, चोरी के ऊपर जजमेंट लिख रहे हो, जब तक आप चुराई हुई संपत्ति प्राप्त नहीं कर लोगे
और जिस आदमी से संपत्ति रिकवर हुई है वो आदमी और इस आदमी का कोई नेक्सस स्टैब्लिश नहीं हो जाएगा, इस आदमी को आप चोरी के लिए नहीं बोल सकते। बात समझ में आई? इन दोनों के बीच में वो लिंक स्टैब्लिश करना पड़ता है जजमेंट लिखते समय। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करी तो आपको रिकवरी का भी एक रिकवरी मेमो लगाना पड़ता है, तो एग्जिबिट बनता है एक रिकवरी मेमो का, है ना। एग्जिबिट सो एंड सो रिकवरी मेमो फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। फिर जिस आदमी से वो रिकवर की गई उसका नाम मान लीजिए घनश्याम या कुछ भी और नाम है उसका, ठीक है ना, उसका नाम जो भी उसका नाम है, रमेश, सुरेश, कमलेश, जो भी उसका नाम है, उस आदमी को क्या आप करोगे, उसको बुलाओगे, उसको पीडब्ल्यू बनाओगे या फिर आप उसको बनाओगे प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाओगे उसे, ठीक है ना, कि तूने गुड फेथ में खरीदी है, हम तभी मानेंगे जब तू क्या बनेगा, विटनेस बनेगा। तो उसको फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस बना के बोलते हो कि ये आदमी आया था, इसने गुड फेथ में बोला प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। समझ में? चोरी के मामलों में रिकवरी दिखानी पड़ती है, और रिकवरी जिस आदमी से हो रही है उसको विटनेस बनाओ और उसकी भी एक टेस्टिमनी का स्टेटमेंट ऐड करो, और फिर बोलो कि देयरफॉर इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट सच पर्सन हैज हैज has committed the offense of theft, and he or she has sold such property to so and so person, and such stolen property has been recovered from so and so place under the memo and under the exhibit so and so. It is very clearly specified or manifests that the property which is recovered and which is stolen is the same property. वो नेक्सस आपको बताना पड़ेगा, आपको तो संबंध साबित करना पड़ेगा कि चुराई गई संपत्ति और चोरी की गई संपत्ति दोनों एक समान है, और समान कैसे होगी, आप एग्जिबिट बताओगे उसमें। तीन सौ तीन आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे स्टैब्लिश करेंगे आप, है ना, कैसे आप संबंध स्थापित करेंगे दोनों के बीच में, क्योंकि चोरी के मैटर्स में आपको ये करना पड़ेगा स्टोलन प्रॉपर्टी का, क्योंकि जब तक देखिए कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जैसे डेथ हुई है, मर्डर किया है, जब तक वो वेपन रिकवर नहीं होता आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। जैसे किसी ने बोला कि बंदूक से गोली मारी, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट लगेगी उसमें क्या लगेगी, बैलिस्टिक रिपोर्ट। अब जितना आप पढ़ते रहेंगे उतना आपकी नॉलेज में एड ऑन होता रहेगा, तो एग्जिबिट लगेगा किसका, बैलिस्टिक रिपोर्ट का। वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट भी आएगा उसमें विटनेस गवाही देने, तो उसमें एक पीडब्ल्यू बनेगा, बैलिस्टिक एक्सपर्ट। वो जो रिपोर्ट देगा वो होगी एग्जिबिट नंबर, ठीक है ना सर। एग्जिबिट 1 प्रोसिक्यूशन का जो होगा। अब उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट आ रहा है वो एक्सपर्ट के आगे क्या बोलेगा, कि जो चलाई गई बंदूक है वो सेम है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आई है गोली जो उसके शरीर से प्राप्त हुई है वो सेम है। दोनों का जब हमने बैलिस्टिक की एग्जामिन किया तो हमें ये बात पता चली कि दोनों जो गन पाउडर उसकी बॉडी से मिला है, और जो गन पाउडर इस हथियार से चला है। अरे बंदूक चलती है ना तो गन पाउडर को रगड़ मार के चलती है, ऐसा होता है। जब भी फायर होता है तो बहुत स्मॉल गन पाउडर के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वहां पे, तो वही गन पाउडर के पार्टिकल्स आप गोली भी निकाल लोगे तो भी वही गन पाउडर के पार्टिकल्स बॉडी में मौजूद होंगे। वो गन पाउडर के पार्टिकल्स और जो बंदूक की बैलिस्टिक रिपोर्ट के पार्टिकल्स दोनों सेम होने चाहिए। जैसे अभी बहुत बुरा हुआ था हमारे यहाँ इंडिया में, पुलवामा, वहां में पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, है ना, 22 जून को हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल को हुआ था, 22 अप्रैल था शायद, 22 अप्रैल को हुआ था शायद ना। अब वहां पे जब हमला हुआ तो आतंकवादी मिल नहीं रहे थे। अभी ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया इंडिया ने 5-7 दिन पहले, है ना, और 3-4 आतंकवादी निपटा दिए। आप ये यकीन नहीं करेंगे, उनकी जो M4 कार्बन पिस्टल राइफल थी ना, M4 एक अमेरिकन वेपन है, वो M4 जो वेपन है उसका बैलिस्टिक और जो लोगों को गोली लगी थी उसके बैलिस्टिक की जब जांच करी थी, दोनों को रिपोर्ट को हैंड टू हैंड, उनके जो हथियार थे उनको दिल्ली लाया गया, जो आतंकवादी मारे 3 उनकी बंदूक से जांच की गई, क्या ये वही गोली थी जो उनके शरीर से मिली थी, क्या इसी बंदूक से वो चली हुई गोली थी, और उसकी पुष्टि हुई। आप सोचिए कि जब आप पुष्टि कर लेते हो तब जाके आप जस्टिस सर्व किया आपने, अब आपने क्या किया, जस्टिस सर्व किया। आई हैव सीन द पोस्टर्स, आई हैव सीन द फोटोज ऑफ दोस पर्संस जो उसमें थे, और आप ऑपरेशन महादेव के अंदर मैंने उनकी फोटोज जब देखी ना तो सबके सर खुले हुए थे, मतलब हमारी आर्मी ने सबके सर खोले, जबकि ये बात पब्लिक करनी चाहिए ना। देयर इज ए टेलीग्राम ग्रुप जो थोड़ा डिफेंस के अपडेट डालता है, उसमें मैंने देखा सबके सर खुले हुए, सबके सर, बोले कि ये इन्होंने हमारे सरों पे गोली मारी थी, हमने भी इनके सर उड़ा दी सबके। और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट है, क्या है ये, उसमें अमित शाह फिर बोलते हैं कि हमने बैलिस्टिक रिपोर्ट से भी एग्जामिन किया। पार्लियामेंट के अंदर बोला अमित शाह ने अभी 5-7 दिन पहले, हमारे जो माननीय गृह मंत्री ने बोला हमने बैलिस्टिकली एग्जामिन किया, ये यही बंदूक की गोली थी जो हमारे
भाइयों बहनों पर सुहाग जिनको उजाड़े गए थे, पुष्टि कर रहे हैं कि हमने उसको मार दिया। पाकिस्तानी आर्मी का कमांडर था उसमें एक, तभी तो इतने दिन से पकड़ाई में नहीं आए। छोटे मोटे अगर होते तो पकड़ ही लेते ना, और उनके भी आर्मी कमांडर लगे हुए हैं। चलिए, कहाँ थे हम लोग, कहाँ तक हो गया था हमारा? ठीक है, चुराई गई संपत्ति संबंधित है। हिंदी में लिखवा देता क्या मैंने? ठीक है, उसका कोड लिखिए, कोड लिखिए उसका। वेयर ऑफेंस अकर्ड, वेयर ऑफेंस अकर्ड, वेयर ऑफेंस अकर्ड, जहाँ कहीं भी अपराध किया गया है, जहाँ कहीं भी अपराध किया गया है, या चुराई गई संपत्ति प्राप्त की गई है, या चुराई गई संपत्ति, या चुराई गई संपत्ति प्राप्त की गई है, या चुराई गई संपत्ति प्राप्त की गई है, प्राप्त की गई है। ठीक है सर, ये कल इनिशियली 15 मिनट में हो जाएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे चार्ज फ्रेमिंग। कल से क्या स्टार्ट करेंगे? चार्ज फ्रेमिंग। कल से चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट होगा, और फिर चार्ज फ्रेमिंग में 1 से 1.5-2 क्लास लगेगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रायल्स। तो अगर आप रफली देखोगे टोटल मान के, तो 20 से 25 क्लास और लगेगी। आज 55वां लेक्चर है ना इसका, 30 क्लास मान लो आप, अंडर 30 क्लास में ये अब ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग के 200 सेक्शंस में हमने 300 क्लासेस दी है। कितनी क्लासेस? 55 क्लासेस दी, सॉरी 55 क्लासेस दी स्टार्टिंग के 50 सेक्शंस में। अब जो पीछे के 300 सेक्शंस हैं उसमें लगभग 20-30 क्लासेस ही लगती है, क्योंकि पीछे सिर्फ ऐसे ही लिखाने का काम। आप अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो यही है, और आप ऐसे इसी कीजिए। मेंस में ये नहीं आता है, मेंस में ये नहीं आता है। दे विल आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पीटी, प्रीलिम्स में आते हैं ये मेंस के लिए नहीं है चैप्टर। ठीक है ना? ठीक है, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, हम 5 मिनट बाद मिलते हैं।